देखें, जब प्रॉपर्टी के राइट की बात आती है तो परिवार में बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जिनका अधिकार होता है। मान लेते हैं कि संपत्ति जो है हमारे घर में पिता की संपत्ति है, हमारे घर में दादा की संपत्ति है, हमारे घर में माँ की संपत्ति है, या और भी किसी प्रकार का कोई भी प्रॉपर्टी है। लेकिन उस प्रॉपर्टी का क्या राइट है, क्या अधिकार है, और वो अधिकार जो है यानी क्या आपके जो अधिकार हैं वो कानूनी अधिकार हैं या नहीं है। ये पिता है, पिता के ये बच्चे हैं, इस बच्चे का क्या अधिकार है, ठीक है, उनकी माँ का क्या अधिकार है। तो आज जो ये राइट टू प्रॉपर्टी का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप समझ जाएंगे कि आखिर प्रॉपर्टी में किसके अधिकार जो है वो कहाँ तक सीमित है, किनका अधिकार होगा, किनका अधिकार नहीं होगा। कोई चाह कर भी अपना अधिकार नहीं ले पाएंगे। तो चलिए उसको समझते हैं। इसमें तीन जो पॉइंट हैं उस तीनों पॉइंट को भी समझना बेहद जरूरी है। और ये पहला जो है ये है कोपार्सनरी, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं सहभागिता, ठीक है, यानी कोपार्सनरी। और हिंदी जो होता है हम इसके मतलब को भी बताएंगे, लेकिन इसका जो यहाँ पर हिंदी मीनिंग है वो होता है सहभागिता। लेकिन आखिर ये होता क्या है, तो ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर ये सहभागिता जो है वो होता क्या है, इसका मतलब क्या है। देखें, अगर इसका मतलब एक एग्जाम्पल की तरह समझें, एक मीनिंग की तरह समझें, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी, अगर मान लेते हैं कोई पुरुष है, ठीक है, अगर पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर जो है उसकी जो विधवा होगी, ठीक है, विधवा जो है, और या अगर उसकी मान लेते हैं कोई बेटी है तो उसका संपत्ति में, विधवा और बेटी का संपत्ति में जो है अधिकार नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा। आपको ये सुन के थोड़ा आश्चर्य लगेगा। देखिए, ये राइट टू प्रॉपर्टी जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, यानी जो हक की हम बात बता रहे हैं, इसका जो मतलब ये है कि इसका मतलब ये होता है कि जो एक तरह से जिनकी मृत्यु हुई है, जो मृतक हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें सिर्फ जो पुत्र हैं, है ना, पुत्र का ही सिर्फ अधिकार होगा, पुत्रों का ही सिर्फ अधिकार होगा, ठीक है। तो ये जो है यानी कोपार्सनरी यानी सहभागिता का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है अगर किसी भी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो जो उनकी विधवा है, जो उनकी बेटी है, उनका कोई अधिकार नहीं होता है। अधिकार उनके पुत्रों का अधिकार होगा। अगर मान लेते हैं पुत्र नहीं है तो अगर जो है पुत्र है तो पुत्र जो है जो व्यक्ति मर गया है उसके पुत्र का अधिकार होगा। अब उसके जो बच्चे हैं, मान लेते हैं उनके पुत्र भी नहीं हैं, ठीक है, या उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, तो उनके पुत्र अगर हैं कोई तो उनका अधिकार होगा। तो ये जो है इसका जो यानी सहभागिता जो है, कोपार्सनरी जो है, इसके बारे में बताएंगे डिटेल से, कहाँ कब क्या है, कहाँ से आया, क्या ये कहाँ लागू है, जो है कब ये लागू था, बहुत तरह की बातें हैं इसके बारे में। लेकिन आज तो पहले इस पॉइंट को समझना है, इसके बारे में समझना है, इसका जो मीनिंग है इसके बारे में समझना है, तब फिर आगे उसके बारे में डिटेल से भी समझ में आएगा कि क्या होता था, नियम क्या था, कानून क्या था पहले हमारे देश का कानून। बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि जानना बेहद जरूरी है। दूसरा जो है यानी ये है सर्वाइवरशिप। इसका हिंदी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं उत्तर जो है जीविता, ठीक है, जीविता, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तर जीविता। अब ये जो कानून है, ये उत्तर जीविता जो कानून है, ठीक है, ये कानून की अगर बात करेंगे तो ये कानून क्या है, ये कानून भी यही कहता है कि अगर कोई भी मान लेते हैं जो पुत्र है वही परिवार का, जो पुरुष है वही परिवार का वारिस होगा, है ना। इसलिए कि ये कानून ये कहता है कि अगर कोई पुत्र है तो वो तो घर में ही रह जाएगा, जो पुत्री है वो तो शादी उनके बाद वो दूसरे के घर चली जाती है। तो ऐसे में जो पिता का संपत्ति है, जो एक तरह से दादा का संपत्ति है, उस पे सिर्फ पुत्र का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, पुत्रों का अधिकार जो है होना चाहिए या होगा।
तो ये जो है यानी जो सर्वाइवरशिप कानून है, जो लॉ है, उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो संपत्ति है, उनके पास जो भी संपत्ति है, तो उनके जो 3 पुष्ट हैं उसके बीच वो संपत्ति बटेगी। अगर कोई मृतक है, उसका एक पुत्र है, ठीक है, और उसका 2 पोता है, मान लेते हैं कि उनका जो है कोई भी व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो पिता है, पिता की जो है अगर मृत्यु हो जाती है तो पिता के जो बेटे हैं, ठीक है, और इनके अगर कोई 2 बेटे हैं, मान लेते हैं इनके भी बेटे हैं, इनके भी बेटे हैं, बटनी बेटों में है, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद ये संपत्ति जो पिता के पास है ये 3 हिस्सों में बटेगी। ये हमारा ये जो कानून है यानी सर्वाइवरशिप जो लॉ है वो ये कहता है, ठीक है, कि अब पोता जो है अगर ये जो है इनके लिए क्या हो जाएगा, इनके लिए ये जो है ये पोता है, तो पोते को भी जो है एक तरह से दिया गया है, ठीक है, यानी अगर मान लेते हैं कोई पोता है तो उसके बीच में भी संपत्ति जो है वो बराबर बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और नियम और कानून है वो है यानी इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस जो है यानी आज आप इसको फॉलो करते हैं। चलिए सब अब जो है इसके बारे में समझते हैं। देखें, ये जो इनहेरिटेंस है इसको जो हिंदी में बोलते हैं, ये आप भी बहुत बार सुने होंगे, बहुत बार जाने होंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तराधिकार, ठीक है, अधिकार है ना, उत्तराधिकार। अब ये जो कानून है इसका मतलब जो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि अगर पिता के जो भी संतान हैं, ठीक है, जो पुत्र है या जो अगर मान लेते हैं पुत्र है या पुत्री है, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी बेटा है या बेटी है, ठीक है, पुत्री है यहाँ पर, ठीक है, पुत्री यहाँ पर पुत्रियां हैं, तो पुत्र या पुत्रियां जो भी हैं दोनों का जो अधिकार होगा वो बराबर होगा। ये कहता है कौन सा, तो उत्तराधिकार जो कानून है इसका मतलब होता है। उत्तराधिकार कानून में समय समय पे संशोधन भी किए गए। पहले कुछ और नियम थे और आज जो वर्तमान के नियम की हम बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में क्या हो गया कि बेटा और बेटी को जो उत्तराधिकार बना दिया गया। बेटा और जो परिवार में कोई बेटी भी है उसको भी उत्तराधिकार बना दिया गया। मतलब अब जो है बेटा रहने के बावजूद भी, अगर बेटा है भी तब भी जो है बेटा का जितना शेयर बनेगा एक परिवार में, बेटा का जितना एक अधिकार बनेगा परिवार में, बेटी को भी उतना ही अधिकार दे दिया गया। तो ये है हमारा जो उत्तराधिकार कानून है। और आए दिन जो है उत्तराधिकार कानून में संशोधन करके जो है ये नियम में बदलाव जो किए जाते हैं। पहले जो है यानी अगर बात करें तो जो है ये हिंदू उत्तराधिकार जो अधिनियम है 1956, और बाद में उसको जो है एक तरह से संशोधन हम लोग अधिनियम बोलते हैं 2000, यहाँ पर अधिनियम 2005 यानी 2005, यानी संशोधन करने के बाद। और संशोधन करने के बाद सबसे बड़ा जो है यहाँ पर एक जो है बदलाव वही किया गया कि बेटी को भी परिवार का जो है वो उत्तराधिकारी बना दिया गया। आपके मन में सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी आएगा कि हिंदू जो है, बौद्ध, जैन, सिख, ये सभी का जो कानून है क्या इसमें क्या अंतर है, सभी के जो नियम है उसमें क्या जो है थोड़ा डिफरेंट है या नहीं है, सभी का कानून जो है हिंदू के जैसा है या कुछ कानून जो है उनके लिए अलग बनाए गए हैं। मान लेते हैं जो बहुत लोग ऐसा जानते हैं कि ठीक है। उसके बाद जो मुस्लिम के साथ है कि मुस्लिम के साथ प्रॉपर्टी के क्या लॉ है, ईसाई के साथ क्या है, पारसी के जो यहूदी धर्म है उनका सभी के लिए जो है प्रॉपर्टी के क्या कानून है, कहाँ क्या कानून चलता है, सभी के बारे में आपको बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। और धीरे धीरे आप जो है इतने ट्रेंड हो जाएंगे, इतने सब कुछ जो है सीख जाएंगे कि आपको पूरा आइडिया होगा। आप जो है ना इतना आपके पास जानकारी होगी कि आपके साथ कभी कोई गलत नहीं कर सकता है, आपके साथ कभी कोई धोखा नहीं कर सकता। आपके पास जो इतनी स्किल है, आप इतना जानकारी जो है अभी के समय में ना, अगर आप मान लेते हैं किसी भी क्षेत्र में पैसा कमा रहे, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी के बारे में जो बेसिक लॉ है, जो बेसिक कानून है वो आपको पता होने चाहिए, ताकि भविष्य में अगर मान लेते हैं किसी भी तरह का समस्या भी अगर आपके पास आए तो आपको पहले पता चल जाएगा आपको अगला स्टेप क्या करना चाहिए, आपको कैसे लड़ाई लड़नी है। अगर आपको कोई अगर मान लेते हैं
धोखा दे रहा है, आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है, या मान लेते हैं आपको जानबूझकर ही परेशान कर रहा है, तो आपको किस प्रकार से क्या करना चाहिए वो आपको पहले से पता रहेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली